चलो भाई हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक हम लोगों का टॉपिक रह गया है पढ़ने के लिए, छोटा सा टॉपिक है, रिलेवेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू एक्सटर्नल ऑडिटर्स, है ना। बाकी पूरा चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट हो गया। कोई डाउट आएगा तुम लोगों को इस चैप्टर में कि सब समझ में आएगा अच्छे से? नो सर, नो डाउट। चलिए सिमरन। नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा ही टॉपिक हम लोगों का बच गया था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, रिलेवेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू एक्सटर्नल ऑडिटर्स। अब देखो, वैसे इस पूरे चैप्टर में जो सब चीजें हमने पढ़ी हैं वो रिलेवेंट टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी कंपनी को गवर्न आपको ही करना है, वो ऑडिटर को नहीं करना है। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको क्यों पढ़ाई गई है, उसका एक पर्पस है, वो समझते हैं। देखो, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बोर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब वो अपनी कंपनी को अच्छे से गवर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस वो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए। और इसके ऊपर आपकी ऑडिट रिपोर्टिंग के भी कुछ implications होंगे। इट मीन्स दैट यू हैव टू गिव अ सर्टेन ओपिनियन ऑन दी कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। मतलब आपको भी अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी उसमें चीज बतानी पड़ेगी कि हाँ भाई, बोर्ड इज कंप्लाइंग विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड और नॉट, और किस उस तक जाकर के ये लोग, किस लेवल तक जाकर के ये लोग इस कोड को कंप्लाई कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और कोई पर्पस हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के नहीं है भाई, हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीखनी नहीं है। क्यों नहीं सीखनी? क्योंकि हमारा काम नहीं है सर, हमारा काम ऑडिट है, तो हमें उस स्तर तक सीखनी है, उस लेवल तक सीखनी है कि हम ये देख पाए कि बोर्ड इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहा। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने बोला इफ अ कंपनी कंप्लाइज विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस द कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्गर। अब ये समझो, है ना, अगर कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है, ठीक है, तो इससे कंट्रोल एनवायरनमेंट कंपनी का अच्छा होगा। और जितना अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा उतना फोकस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोल पे रहेगा। The greater the greater focus on financial reporting and internal control, it will ultimately reduce control risk and inherent risk, which together reduce the risk of material misstatement. So to summarize this, हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस ऑडिटर को क्यों देखनी है ना। आपको क्यों देखना है कि बोर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है? इट इज फॉर द पर्पस कि अगर इफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिस है तो कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है। बेटा क्या अच्छा है? कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होगा। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो यहां पे रिड्यूस रिस्क होगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, रिड्यूस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मिस स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है? गलतियां होती है। मिस स्टेटमेंट मींस एरर्स और फ्रॉड्स, जो भी बात, दोनों रीजंस की वजह से हो सकती है, एरर्स या फ्रॉड हो सकते हैं। तो उनके चांसेस आपके जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, ये बात अगर ऑडिटर को समझ में आ गई तो उसका काम कम हो गया है ना। देखो, हम काम दिमाग से करते हैं, है ना। एक तरीका है ना काम करने का कि एक गधे वाली मजदूरी होती है, वो आप नहीं करोगे, आपको दिमाग से काम करना है ना। यू हैव टू पुट योर माइंड। तो अगर आपको दिख रहा है कि क्लाइंट के पास अच्छे कंट्रोल्स बने हुए हैं, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स उनके अच्छे बने हुए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे वो बहुत ध्यान देते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट उनका बहुत अच्छा बना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट के बिजनेस में यहाँ पे मिस स्टेटमेंट के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। वो अपने आप अपनी गलतियों को कंट्रोल करते हैं, अपने आप से ही वो लोग गलतियां नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो मुझे गलतियां ढूंढने के लिए काम भी कम करना पड़ेगा। यस और नो? आया ना, है ना भाई? बात समझ में आ रही है मेरी? आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, इन कंपैरिजन अगर कोई क्लाइंट है मुझे दिख रहा है,
ठीक है। अब जैसे मैं इस चीज को और बेटर समझा सकता हूँ कि अगर मेरे पास अभी तुम 2 स्टूडेंट्स हो, ठीक है, एक स्टूडेंट पढ़ने में वैसे ही बहुत अच्छा है, एक स्टूडेंट नहीं ध्यान देता, ना अपना टाइम मैनेज कर रहा है, ना रूटीन की क्लासेस अटेंड कर रहा है, जो भी बात है, तो मेरे को काम किस पे करना पड़ेगा? खुद से बताओ, किस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा? वो जो ऑलरेडी होशियार बच्चा है या जो कमजोर बच्चा है, किस पे काम करना पड़ेगा? ये समझाओ। कमजोर बच्चे को। कमजोर है वाले। ना, जो कमजोर है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सिमिलर थिंग ऑडिटर्स भी यही चीज नोटिस करते हैं व्हेन दे आर ऑडिटिंग देयर क्लाइंट्स। तो वो देखते हैं कि ये जो हमारा क्लाइंट है ये खुद से कितना यहाँ पर इस बात को लेकर के अवेयर है कि मैं अच्छे कंट्रोल सेटअप करूं, अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाऊं और मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं होने दूं। अगर ये खुद अच्छा काम करता है तो मुझे काम अपना कम करना पड़ेगा। सो इट इज फॉर दिस पर्पस कि आपको देखना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस किस तरह की हैं हमारे क्लाइंट की। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ, आगे समझ में, आगे पढ़े? यस और नो? यस सर। तो अगर इफ इट इज इवन, आपको लॉ नहीं कह रहा है कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लाइंस देखनी है या नहीं देखनी है, अब क्या प्रैक्टिस हो रही है, स्टिल आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको ये समझाएगा, इसका एनालिसिस हमें ये बताएगा कि हमें अब कितना काम करना है। ठीक है, इन केस अगर लॉ नहीं भी बोल रहा है तो, बट इन सम ज्यूरिडिक्शंस कुछ जगह पर एक्सटर्नल ऑडिटर्स को रिक्वायर्ड होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको रिपोर्ट भी करनी है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, एंड सेकेंड रीजन इज टू रिपोर्ट on compliance of corporate governance code, that is CGC। तो CGC पे रिपोर्ट, कंप्लाइंस पे रिपोर्ट करना, ये आपका सेकंड रीजन है। तो अब ये जो रिपोर्ट होगा ये ऑफ कोर्स इट विल बी रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये अपने आप से आपको नहीं करना होता है। अगर लॉ रिक्वायर्ड करता है, अगर कानून बोलता है रिपोर्ट करना है, तो ये आपको करना होता है। ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है कि भाई लॉ कह रहा है तो आपको देखना ही पड़ेगा, अगर लॉ नहीं भी कह रहा तो भी हम इस रीजन की वजह से, फर्स्ट रीजन की वजह से तो हमको देखने ही देखने। आ गया भाई समझ में यहाँ पे? यस और नो? क्लियर है? यस सर। ठीक है, और इसके अलावा दे आर सिग्निफिकेंटली मोर कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिट कमिटी एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स इन द करंट एनवायरमेंट। If the company, including the audit committee, demonstrate good corporate governance, this should result in the company taking more responsibility for its action, independence and auditor being greater। एंड दी तो बाकी सब बातें हैं कि सब चीजें अच्छी होंगी अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस अच्छी है, तो कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, ऑडिटर के इंडिपेंडेंट होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं, और ओवरऑल क्वालिटी ऑडिट की इंप्रूव होती है। सो दीज आर दी अदर रीजंस। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि अब ये जो रिपोर्टिंग आपको करना है वो आपको कहाँ गिवन है। तो ISA यूके का 700 जो है वो क्या कहता है, ये यूके का है, देखो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा और इसको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो ISA यूके 700 कह रहा है कि ऑडिटर को बाय एक्सेप्शन टू रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंपनी डिस्क्लोजिंग कंप्लायंस विद द यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड वेयर द एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड्स। तो बाय एक्सेप्शन रिपोर्ट करना है, मतलब आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाय एक्सेप्शन आपको रिपोर्ट करना है। मतलब अगर जनरल बात करूं तो मैं आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाय एक्सेप्शन आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। वो कब करना पड़ता है वही वो हम लोग देख लेते हैं। बाय एक्सेप्शन वर्ड का मतलब समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? सो इट इज बाय एक्सेप्शन, इट इज नॉट जनरल। एक्सेप्शनली आपको ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है जो कंपनीज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लाइंस पे। वर्ड समझ में आ गया? बाय एक्सेप्शन क्लियर? यस और नो? यस सर। So in general, you do not have to report. It is only by exception you have to report. To report by exception in the auditor report. But when, तो ये कह रहे हैं कि अगर एनुअल रिपोर्ट में ये सब चीजें लिखी गई हैं, गवर्नेंस कोड वेयर दी एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड, तो अगर एनुअल रिपोर्ट में ये सब चीजें, क्या क्या चीजें, स्टेटमेंट गिवन बाय द डायरेक्टर दैट दे कंसीडर द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट टेकन एज द होल एज द फेयर बैलेंस्ड अंडरस्टैंडेबल and provide the information necessary for shareholder to access the entity's performance, business model and strategy that is inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of performing the audit। Now see the situation, एनुअल रिपोर्ट में क्या बोल रहे हैं, इधर से ध्यान से पढ़ना और यहां तक पढ़ना।
एनुअल रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं ये लोग, कौन कह रहा है, कह कौन रहा है, स्टेटमेंट कौन दिया है, स्टेटमेंट दिया है डायरेक्टर्स ने। किसने स्टेटमेंट दिया भाई यहाँ पे, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द डायरेक्टर्स। क्या स्टेटमेंट किया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि वो ये मानते हैं कि अकाउंट को अगर ऐसे देखा जाए होल, वो फेयर है, वो बैलेंस्ड है, वो अंडरस्टैंडेबल है और प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को, जो उनके शेयर होल्डर्स को बिजनेस एंटिटी की परफॉर्मेंस, बिजनेस का मॉडल और स्ट्रेटेजी समझने में मदद करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द डायरेक्टर। प्रॉब्लम क्या है, समझ में आया स्टेटमेंट क्या दिया डायरेक्टर्स ने, फर्स्ट चीज फर्स्ट, सेकंड पे आते हैं वापस, जल्दी बताओ Yes, समझ में sir. आया डायरेक्टर्स का स्टेटमेंट क्या है ये, Yes, sir. ठीक है वैदिक, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब डायरेक्टर तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई कि हम ये मानते हैं कि अगर अकाउंट्स को देखा जाए एज अ होल, इट इज फेयर, इट इज बैलेंस, इट इज अंडरस्टैंडेबल और ये शेयर होल्डर्स को एंटिटी की परफॉर्मेंस, बिजनेस मॉडल, स्ट्रेटेजी समझने में मदद करता है। That is inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of। अब ऑडिटर कह रहा है कि आपने एनुअल रिपोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया बट इट इज इनकंसिस्टेंट विद माय नॉलेज। मैंने ऑडिट करी और मेरी इन ऑडिट के दौरान मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है, आपका ये स्टेटमेंट मेरी ली गई नॉलेज के हिसाब से इनकंसिस्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर है, बैलेंस्ड है, अंडरस्टैंडेबल है, मुझे नहीं लगता ऐसा। मेरी जो नॉलेज मैंने अक्वायर करी है ड्यूरिंग द ऑडिट, उसके हिसाब से इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट है। तो ऐसे केस में फिर वो आईएसए यूके 700 कह रहा है कि भाई आ जाओ ऑडिट रिपोर्ट में आ जाओ। अगर आपकी नॉलेज आपको जो मिली उसके हिसाब से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपको आईएसए 700 कह रहा है बाय एक्सेप्शन यूके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस को के ऊपर क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो अब बहुत ध्यान से समझ लेना, इट इज समथिंग जो बहुत क्लियर आपको हो जाना चाहिए। डायरेक्टर बोल रहे हैं एंड द ऑडिटर इज नॉट इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर्स। ठीक है, वो उसको फेवर नहीं कर रहा है, वो कह रहा है आप जो बात बोल रहे हो मैं उसको वेरीफाई नहीं करता, मेरे हिसाब से गलत है बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देन यू हैव टू रिपोर्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऑडिट कमिटी का काम डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में, जो कि that does not appropriately address matter communicated by the auditor to the audit committee। अब ऑडिट कमिटी का काम डिस्क्राइब तो किया है, लेकिन उस डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन मैटर्स को एड्रेस नहीं किया है जो मैटर्स ऑडिटर ने ऑडिट कमिटी को बताए थे। ठीक है, ऑडिटर को कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, कोई बात थी, उसने ऑडिट कमेटी को बताया, ऑडिट कमेटी को वो चीज एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्राइब करनी चाहिए थी और उन्होंने वो बात एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्राइब नहीं करी। आईएसए यूके 700 आ गया कि भैया आप यहाँ पे रिपोर्ट करो कि यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस की जा रही है या नहीं की जा रही है। क्लियर है, समझ में आ गया, यस और नो? Yes, sir. समझ में आ गया वैदिक, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। जहां जहां ऑडिटर डिससेटिस्फाइड है ना, एनुअल रिपोर्ट में कुछ बातें लिखी गई हैं लेकिन उनसे वो डिससेटिस्फाइड है, वो उन बातों को नहीं मानता, तो आईएसए यूके 700 में आ जाओ, आके बताओ कि भाई ये लोग कंप्लाई नहीं कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को, उसके हिसाब से ये बात मैंने बताई थी और एनुअल रिपोर्ट में होनी चाहिए थी, नहीं है। An explanation as to why the annual report does not include such a statement or section that is materially inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of performing the audit। एक सेकेंड ना,
हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन। तो अ सेक्शन, हाँ, मैं क्या बात बोल रहा था, तो जहां पर भी देखो हमारा ऑडिटर डिससेटिस्फाइड है किसके काम से, मतलब डिससेटिस्फाइड है एनुअल रिपोर्ट में जो भी यहाँ पर बातें बोली गई है, अगर वो उससे डिससेटिस्फाइड है, वो उसको वेरीफाई नहीं करता है, उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो वो यहाँ पर जो है वो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए, आ गया समझ में यहाँ पे, यस सुनो, दोनों पॉइंट्स। Yes, sir. चलिए, एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई द एनुअल रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड सच अ स्टेटमेंट और सेक्शन that is materially inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of performing the audit। ठीक है, अब अगर यहां पर एक एक्सप्लेनेशन आप देखते हैं कि ऑडिट एनुअल रिपोर्ट में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्या दिया गया भाई एनुअल रिपोर्ट में, एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है, एज टू व्हाई द एनुअल रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड सच अ स्टेटमेंट और सेक्शन दैट इज मटीरियली इनकंसिस्टेंट विद द नॉलेज अक्वायर्ड बाय द ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट। सो दिस एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय हु, this explanation is given by the directors of the company। So see, they have given this explanation as to why। the explanation किस चीज के लिए, कि क्यों नहीं एनुअल रिपोर्ट में कोई स्टेटमेंट या सेक्शन होना चाहिए, ठीक है, या फिर क्यों नहीं है, दैट इज जो कि हमारे ऑडिटर की नॉलेज से इनकंसिस्टेंट है। सो सी, देयर इज एन स्टेटमेंट और सेक्शन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इन द एनुअल रिपोर्ट। तो कोई स्टेटमेंट और सेक्शन नहीं किया गया इंक्लूड, क्यों नहीं किया गया उसका एक्सप्लेनेशन है, इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो ऑडिटर के थ्रू अक्वायर्ड नॉलेज के साथ इनकंसिस्टेंट है। आ रही बात समझ में यहाँ पे, यस और नो, जल्दी Yes, बताओ sir. भाई। वैदिक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो पूछे ना, ये चीजें क्लियर कर लेना, देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। यस सर। तो एक एक्सप्लेनेशन is included in the annual report given by the directors as to why the annual report does not include a statement or section that is materially inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of performing the audit। So there is a certain statement or section which is not included in the annual report, and an explanation has been given in the annual report, in the same annual report, कि भाई इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्यों नहीं किया है वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये मटीरियली इनकंसिस्टेंट है। ऑडिटर वापस आ जाएगा आई से 700 में, क्योंकि भाई ये चीज यहाँ पर लिखी गई है, तो मुझे यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस ये लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बताना पड़ेगा। आ गया भाई समझ में, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे यस और नो। Yes, यस सर, sir. क्लियर है। And the last other information that in the auditor judgment contains a material inconsistent। तो कहीं पर भी देखो आपके लिए ये बहुत, जो ISS 700 है ना, बहुत ब्रॉड है, तो ये कह रहा है कि कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर के जजमेंट में मटेरियल इनकंसिस्टेंट है, मतलब कोई भी दूसरी चीज जो आपको एनुअल रिपोर्ट में दिखे और आपको ये लगे कि यार ड्यूरिंग माय होल वर्क ये जो मेरे को नॉलेज मिली, ये बात जो एनुअल रिपोर्ट में कर रहे हैं ये उसके इनकंसिस्टेंट बात कर रहे हैं, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता, स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट दे हैव गिवन इन दी एनुअल रिपोर्ट। तो आप सीधा चल जाओ, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये लोग करते हैं या नहीं करते फाइनेंशियल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहां तक, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, अदर कंट्रीज में हैव डिफरेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद, बाकी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। सी, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ना एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे,
कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें केस होगा और केस के नीचे फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें केस होगा और केस के नीचे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो केस पे ही बेस्ड हम लोगों का पूरा पैटर्न रहेगा एग्जाम का ना। 30% और 70% ऐसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैं ग्रेजुअली आपको समझाऊँ। फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से 30 मार्क्स का पेपर आता है, बाकी सारे चैप्टर्स में से 70 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, अब ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अब सॉल्व कैसे करने हैं। नाउ फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आकर ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन वेदर द म्यूरे कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, explain the strength of Murray company current governance arrangement, identify explain the weakness in Murray's company current governance, and for each weakness recommend an action the company should take to remedy the weakness. So these are the subjective questions which they have given below, है ना। अब क्या क्या पूछा है इन लोगों ने, एक तो ये आप ये बताइए कि भाई क्या इस कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस करना रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड सारी कंपनीज को नहीं करना होता, ओनली दी लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको ही ये रिक्वायर्ड होता है, हर किसी को रिक्वायर्ड होता है, नहीं होता, नहीं होता ना, हर किसी को रिक्वायर्ड है। ऐसी कंपनीज जो कि पब्लिक कंपनीज हैं उनको ही, या पब्लिकली इंटरेस्ट एंटिटीज हैं उनको ही रिक्वायर्ड है यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कंप्लायंस करना। ठीक है भाई, समझ में आ गया है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ज्यादा करा नहीं सकता हूँ, वो आपको खुद से ही करके देखने पड़ेंगे। आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार। एक बार मैं बताता हूँ, डायरेक्टर ऑफ द म्यूरे कंपनी इंटरेस्टेड इन बीइंग एबल टू रिपोर्ट दैट दे कंप्लाई विद बेस्ट प्रैक्टिस कॉर्पोरेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल एंड हैव आस्क्ड फॉर योर थॉट्स। The finance director has provided you the following information. The board consists of the chief executive officer, finance director, HR, production, sales. The aunt and uncle of the chief executive director is all appointed as a non-executive. ये सही किया है कि गलत किया है इन्होंने यहाँ पे? क्या इनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते थे आप? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के अंकल आंटी को आपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। इंडिपेंडेंट होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. शुड बी इंडिपेंडेंट। तो अगर आप अपने अंकल आंटी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बना दोगे तो क्या ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस है? No, sir. नहीं है ना। फिर previously they ran their own small cafe and used a firm of accountants for the financial matter due to their own lack of expertise in that area। ठीक है, अपना खुद का एक स्मॉल कैफे था, अकाउंटेंट्स यूज करते थे फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, खुद की एक्सपर्टीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। The contract signed by the non-executive director state that they are in place until they have decided to leave or unless they are found guilty of misconduct. They received an annual fee and a number of share options। इनको दे सकते हैं क्या हम लोग शेयर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को डिम्यूरेशन में? No, sir. नहीं दे सकते, ये भी कंप्लायंस नहीं है। Since appointment, the two non-executive directors have formed an audit committee consisting of themselves and the human resource director, as it was felt that the finance director would not be an independent member of the committee। ठीक है, अब इन्होंने दो तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और एक यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ना। इन्होंने फाइनेंस डायरेक्टर को नहीं लिया, इनको लग रहा है वो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर इनको लग रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि भी इसको अपॉइंट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। ऑडिट कमेटी में सभी मेंबर्स यहाँ पे नॉन इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको पढ़नी है ना, मैं सब चीजें सॉल्व नहीं करा सकता ना आपको, तो ये आपको सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ पे चीजों पे इन्होंने प्रॉब्लम्स दी है किस तरीके से, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, दे हैव आल्सो फॉर्म्ड अ रिम्यूनरेशन कमिटी विद द फाइनेंस डायरेक्टर एंड आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ प्रपोजिंग एंड अप्रूविंग द सैलरीज ऑफ ऑल डायरेक्टर्स फॉर द कमिंग। रिम्यूनरेशन कमिटी बनाई है, इसमें फाइनेंस डायरेक्टर को इन्होंने मेंबर बना लिया। ठीक है, अब ये भी आप देखना कि ये कर सकते नहीं कर सकते, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे समझ में। पहली बात तो इनको एक कोड कंप्लाई करने की जरूरत है भी या नहीं, ये हमको बताना है इनको, ये हमको इनको बताना है।
कौन सी कंपनीज को जरूरत होती है? सभी कंपनीज को जरूरत होती है क्या कोड को कंप्लाई करने के लिए? नहीं होती ना। नो सर। नो कौन सी सर, कंपनीज को जरूरत होती है? ये जो आंसर शेयर आपको इसी पब्लिक में को मिलेंगे। ऑफर करते लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ, लिमिटेड लाइबिलिटी कि पब्लिक यस, कंपनीज को? पब्लिक कंपनी से। पब्लिक कंपनीज को होती है ना। सब इसी में मिलेंगे आंसर, आप जैसे चैप्टर पढ़ोगे ना आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। The UK corporate government particularly important for public traded companies because large amounts of money are invested either by small shareholders। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है उन कंपनीज के लिए जो कि पब्लिकली ट्रेड करती हैं। ठीक है, अब सभी कंपनीज को इसकी कंप्लायंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो वो आप चैप्टर पढ़ोगे, सब चीजें चैप्टर में मिलेंगी आपको, अलग से कुछ नहीं है ना। इसको यहाँ से पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना है आपको, है ना। लिखने की कोशिश करना। सर पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है? यही होगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव आएंगे 30 मार्क्स के, और फिर 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। ओके सर। हम्म। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार कल आप सॉल्व करो इनको। नहीं आएगा मतलब मैं कल आंसर डिस्कस करूंगा ना इसके आपसे, आज नहीं करूंगा। पहले आप इनको खुद से सॉल्व करके देखो। ठीक है भाई। ओके इसमें सर। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, एक ही है मतलब, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बाकी दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। फिर कल इसको एक बार मैं आंसर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, ताकि आपका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलो, और कोई डाउट इसमें? और तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। नो सर। ठीक है, बट ये क्वेश्चंस आपको कल घर पे सॉल्व करना ही होगा, क्या है ना। फिर देखते हैं। चलो बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।